हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम क्लास 12th की थर्ड बुक का लास्ट चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है, इसमें 3 मेन हेड्स होते हैं: कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तीनों हेड्स को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, हमने पूरे का पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट का परफॉर्मा यहाँ कवर कर रहे हैं। सारी चीज़ों को एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको बता दूंगा कि अगर आप इसको याद करना है तो इसको याद करने का इजी तरीका क्या है। तो सबसे पहले आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स हम लिखेंगे, और इसमें हम ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं क्या, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। सबसे पहले एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम से पहले वाली चीज़ जो हमने स्टार्टिंग में करी थी, उसमें क्या क्या आएगा कि नेट प्रॉफिट जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दिया होता है, दैट इज क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे ट्रांसफर टू रिजर्व्स, ऐड करेंगे डिविडेंड पेएबल, प्रपोज डिविडेंड जो प्रीवियस ईयर का होगा, जो हमने इस साल पे करना है, इंटरिम डिविडेंड जो हमने इस साल पे करना है, प्रोविजन फॉर टैक्स जो कि करंट ईयर से रिलेटेड होगा, और अगर हमें कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम दे रखी है जो कि स्टेटमेंट ऑफ P&L के डेबिट साइड पे दी होगी, इसमें हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम हमें स्टेटमेंट ऑफ P&L के क्रेडिट साइड पे दे रखी है। और दूसरी चीज जो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वो है रिफंड ऑफ टैक्स। ठीक है जी। इसके बाद आ जाता है, हम क्या करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है जी। जहां पर हमने इसे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस सबसे पहले हम ऐड कर देंगे, जो कि हो गया डेप्रिसिएशन, गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, अमोर्टाइज्ड, अमोर्टाइज मीन्स राइट ऑफ करना इन सबको, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म्स, एंड डिवेंचर्स के ऊपर भी जो इंटरेस्ट होगा उसे भी हम ऐड करेंगे। राइट ऑफ कर देंगे अंडरराइटिंग कमीशन को या शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, ये सारी आइटम्स हमें ऐड करनी है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। और हम सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश इनकम, दोनों कैटेगरीज। इसमें इंटरेस्ट इनकम सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अब ये जो हमारा A + B - C करके जो आया, ये आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसमें हम ऐड कर देंगे प्रॉफिट या फिर गेन रिलेटेड टू करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी, जो कि कैसे निकलता है कि अगर करंट एसेट की वैल्यू बढ़ गई, हमारा वो भी प्रॉफिट है। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने कि ऐड करेंगे लॉसेस रिलेटेड टू करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि जैसे करंट एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसे हम ऐड कर देंगे, और करंट लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, उसे भी हम ऐड कर देंगे। एग्जाम्पल्स यहां पर ले लिए, स्टॉक की वैल्यू अगर कम हो रही है उसे ऐड करो, ट्रेड रिसीवेबल जिसके अंदर डेटर और BR दोनों आ जाता है, इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इसे ऐड कर दो। अक्रूड इनकम अगर हमारी डिक्रीज हो रही है उसे ऐड कर दो। प्रीपेड एक्सपेंस का बैलेंस अगर डिक्रीज हो रहा है उसे ऐड कर दो। या फिर ऐड क्या कर देंगे, अगर करंट लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है, यानी कि क्रेडिटर और बिल पेबल की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, उसे ऐड कर दो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का बैलेंस अगर इंक्रीज हो रहा है उसे ऐड कर दो। और अगर एडवांस इनकम का बैलेंस हमारा इंक्रीज हो रहा है उसे भी ऐड कर दो। अब इसका उल्टा हम सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, प्रॉफिट रिलेटेड टू करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। अब लेस क्या होगा बेटे,
अगर हमारे करंट एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, ये हमारा फायदा है, इसे माइनस कर दो। करंट लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ये भी फायदा है, इसे भी माइनस कर दो। इसी तरीके से हमने इन सब के भी एग्जाम्पल्स ले लिए, जैसे हमने ऊपर लिखे थे सेम वही एग्जाम्पल्स हमने यहाँ लिखे, बस बार उल्टा हो गया। जो ऊपर इंक्रीज था वो नीचे डिक्रीज होगा, जो नीचे ऊपर डिक्रीज था वो नीचे इंक्रीज हो जाएगा। तो आ जाएगा इसके बाद हमारा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, जो कि क्या निकलेगा, डी प्लस ई माइनस एफ। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है, ये कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, इसमें हम लेस कर देंगे इनकम टैक्स पेड, और अगर रिफंड ऑफ टैक्स है तो उसे हम ऐड कर देंगे। तो ये आ जाएगा कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। अब एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम अकॉर्डिंग टू नेचर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर आंसर प्लस में आ रहा है तो ये हो जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर आंसर माइनस में आ रहा है तो ये हो जाएगा कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सेकेंड हेड है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हमारा फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड ये सब कुछ होता है। अब जैसे आपको पता है, आपको थ्योरी क्लास में बताया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब होता है कि बिजनेस में कैश कैसे घूम रहा है। ठीक है जी। तो यहां पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जब हम फिक्स्ड एसेट बेचेंगे, पैसा आएगा प्लस की आइटम। ठीक है जी। हमने इन्वेस्टमेंट बेची, पैसा आया, अगेन प्लस की आइटम। ध्यान रखना ये अदर देन करंट इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है जी। और मार्केटेबल सिक्योरिटी, क्योंकि जो करंट इन्वेस्टमेंट होगा वो कैश और कैश इक्विवेलेंट में आ जाता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज हेड के अंदर। इसमें हम और क्या ऐड करेंगे, अगर हमने कोई इनटेंजिबल एसेट बेचा है उससे भी जो पैसा आया उसे भी हम ऐड करेंगे। और हम क्या ऐड करते हैं, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड। अगर ये नॉन फाइनेंशियल कंपनी है तो सिर्फ तब। रेंट रिसीव्ड भी हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सब्ट्रैक्ट क्या होगा, अगर हमने फिक्स्ड एसेट कोई खरीदा, उसके लिए पैसा गया, आउटफ्लो ऑफ कैश है, माइनस हो जाएगा। अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट खरीदी अदर देन मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ऑब्वियस सी बात है, तो वो भी पैसा गया, माइनस हो जाएगा। अगर हमने कोई इनटेंजिबल एसेट खरीदा, फॉर एग्जाम्पल गुडविल परचेज करी, तो वो भी पैसा गया, माइनस के आइटम है। और अगेन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम जैसे इंश्योरेंस क्लेम हमें मिलेगा या जो भी होगा उसके हिसाब से उसे प्लस माइनस किया जाएगा, एज द केस में भी। फिर आ जाता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, जो हमारा थर्ड हेड है। ये हेडिंग होती है हमारी शेयर और डिवेंचर से रिलेटेड। अगर हमने शेयर डिवेंचर इशू करे, वो पैसा आया प्लस की आइटम। हमने शेयर डिवेंचर रिडीम करे, पैसा गया, माइनस की आइटम। हमने शेयर और डिवेंचर को प्रीमियम पे इशू करा, तो उसका इशू प्राइस प्लस प्रीमियम दोनों ऐड हो जाएगा। अगर हमने फॉर एग्जांपल डिस्काउंट पे इशू करा, तो इशू प्राइस में से डिस्काउंट माइनस करके जो फिगर आएगी हम वो लिखेंगे। तो सबसे पहले जो हमने शेयर या डिवेंचर इशू करे उसके थ्रू जो पैसा आया प्लस कर देंगे। कोई और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, उससे हमने पैसा इकट्ठा करा, तब भी हम प्लस कर देंगे। अगर हमने कोई डिविडेंड पे करा है, बेशक वो प्रेफरेंस शेयर्स पे किया हो, इक्विटी शेयर्स पे किया हो, तो वो माइनस करेंगे। इंटरिम डिविडेंड पे किया है वो माइनस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स एंड लोन्स पे किया है वो माइनस करेंगे। कोई हमने लोन चुकाया है उसे माइनस करेंगे। डिवेंचर्स या शेयर्स को हमने रिडीम करा है उसे माइनस करेंगे। अगर कोई शेयर इशू एक्सपेंसेस थे या अंडरराइटिंग कमीशन थी उसे माइनस करेंगे। तो ये हमारा आ गया, हमारे तीनों आंसर्स आ गए यहां पर 1 2 3। इसमें हम ऐड करते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का ओपनिंग बैलेंस। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आ जाएगा, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, करंट इन्वेस्टमेंट्स और मार्केटेबल सिक्योरिटीज। इन पांचों चीजों के ओपनिंग बैलेंस हम ऐड कर देंगे और क्लोजिंग बैलेंस हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहां पर हमारा ये परफॉर्मा जो है वो हमने डिस्कस कर लिया। आइए अब थोड़ी सी और इन डेप्थ डिस्कशन शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अगेन हम यहां क्या देख रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें
कैश इनफ्लो में काम आती हैं और कौन कौन सी चीज़ें कैश आउटफ्लो में यूज़ होती हैं। पहले हम बात करेंगे नॉन फाइनेंशियल कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। कैश सेल से पैसा आएगा, प्लस के आइटम है। ट्रेड रिसीवेबल से पैसा मिला, प्लस के आइटम है। हमें कोई रॉयल्टी, कोई कमीशन मिली, प्लस के आइटम है। इनकम टैक्स रिफंड आया, प्लस के आइटम है। एंड कन्वर्सली स्पीकिंग, कैश आउटफ्लो की आइटम्स क्या हो जाएंगी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। अगर हम एक नॉन फाइनेंशियल कंपनी की बात करें, कैश परचेजेस, पेमेंट टू ट्रेड पेबल्स, पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, पेमेंट ऑफ वेजेस या इनकम टैक्स पेड। अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल कंपनी की, तो उसमें इनफ्लो के लिए क्या यूज होगा, रिसिप्ट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटीज, क्योंकि ये उनका रूटीन का काम है तो इसलिए ये फाइनेंशियल कंपनी के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। ध्यान रखिएगा, नॉन फाइनेंशियल कंपनी में ये फाइनेंशियल एक्टिविटीज में आता है। आउटफ्लो में क्या आ जाएगा, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट या पेमेंट ऑफ परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। अगर हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की बात करें तो इनफ्लो कब कब होगा, अगर हमने कोई फिक्स एसेट बेचा, कोई इन्वेस्टमेंट बेची अदर देन मार्केटेबल सिक्योरिटीज, हमें इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड मिला या हमें रेंट मिली। और आउटफ्लो कब होगा, हमने अगर कोई फिक्स एसेट खरीदा, कोई इन्वेस्टमेंट खरीदी या अगर हमने कोई इनकम टैक्स पे करा। अगेन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इनफ्लो ऑफ कैश क्या हो जाएगा, अगर हमने शेयर इशू करे, डिबेंचर इशू करे, कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ली या हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस इंक्रीज हो गया। और आउटफ्लो में क्या आ जाएगा, अगर हमने कोई लोन को पे बैक करा, हमने प्रेफरेंस शेयर्स या इक्विटी शेयर्स रिडीम करे, उनको बाय बैक करा, डिविडेंड पे करा, इंटरेस्ट पे करा, या अगर हमारे बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस रिड्यूस हो रहा है वो, और अगर हमने इनकम टैक्स पे करा है तो। क्लियर। तो स्टूडेंट्स, अभी तक जो आपको बताया है वो आप चाहे तो वीडियो रिवाइंड करके पहले आराम से कॉपी कर लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर में क्या है कि अगर आपको ये परफॉर्मे याद हो गए तो क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा आपको इजी लगेंगे। क्लियर। आराम से पहले आप परफॉर्मा याद करिए, एक एक आइटम दिमाग में बैठाइए कि कौन सी आइटम कहां पे आती है, उसके बाद आप प्रैक्टिस करनी शुरू करना, क्योंकि अगर एक बार आपको परफॉर्मा याद हो गया तो क्वेश्चंस बहुत इजीली हो जाएंगे। यहां पर हम इलस्ट्रेशन 8 देख रहे हैं, इसमें कहता है बताओ कौन सी ट्रांजैक्शन जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी को बिलोंग करती है, कौन सी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को, और कौन सी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को, और कौन सी कैश और कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। अभी हमने देखा कैश सेल्स किसका पार्ट था, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। कैश परचेज भी अगेन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट था। रेंट हमने पे करा, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट है। कैश इन हैंड, ये आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। अब आप देख रहे हैं आइटम्स हमें कैसे पता लग रही हैं, क्योंकि हमने परफॉर्मा याद किया हुआ था इसलिए हम लोग इंस्टेंट आंसर्स लिख पा रहे हैं। फिर इनकम टैक्स हमने पे करा, अगेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। ऑफिस एक्सपेंसेस अगेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। बैलेंस एट बैंक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। सेल ऑफ मशीन बाय डीलर ऑफ मशीन, तो ये किसका पार्ट हो जाएगा, ये क्योंकि मशीन में डील करता है तो ये इसका रूटीन का काम है तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। लेकिन अगर एक नॉर्मल बिजनेस होता उसके लिए मशीन खरीदना इन्वेस्टिंग का पार्ट होता है। इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये हमारा जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। डिविडेंड पे करना, ये भी हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। कैश पेड अगेंस्ट ट्रेड पेएबल्स, ये हमारा अगेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। परचेज ऑफ मशीन, ये इन्वेस्टिंग का पार्ट है। आप देख रहे हो हमने जो परफॉर्मा याद किया था उसी में से डायरेक्टली आइटम्स हम रिकॉल कर करके इसकी कैटेगरीज में डाले जा रहे हैं। इनकम टैक्स रिफंड रिसीव्ड, ये अगेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, ये हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। सेल ऑफ पेटेंट्स, हमने एसेट बेचा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। मार्केटेबल सिक्योरिटी खरीदी, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होता है मार्केटेबल सिक्योरिटी। हमने गुडविल खरीदी, ये हमने इंटेंजिबल एसेट खरीदा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है।
शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इन बैंक, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। हमने नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज परचेज करी, ये इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो स्टूडेंट्स, जो जो इलस्ट्रेशंस क्वेश्चंस में स्किप कर रहा हूं वो सारे आपके प्रैक्टिस के लिए हैं, जो कि हम लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए। इलस्ट्रेशन 13 में हमें कहता है बताओ कौन सी इनफ्लो, कौन सी आउटफ्लो और कौन सी नो फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा। अगर हमने फिक्स्ड एसेट बेचे जिसकी बुक वैल्यू थी 50,000 और इसे हमने 5,000 के लॉस पे बेचा, तो क्या होगा, हमारा कैश इनफ्लो जो है वो 45,000 से इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा। हमारा ये कैश इनफ्लो हो रहा है। अगर हमने स्टॉक इन ट्रेड खरीदा, पैसा गया, आउटफ्लो का पार्ट हो जाएगा। हमने फिक्स्ड एसेट खरीदे अगेंस्ट इश्यू ऑफ शेयर, अब यहां पर क्या हो रहा है, एक तरह से बार्टर सिस्टम हो रहा है। हमने एसेट खरीदा और उसके बदले में शेयर इश्यू कर दिए। ये हमने उस टॉपिक में भी किया था, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो इसमें कोई इनफ्लो या आउटफ्लो ऑफ कैश नहीं हो रहा, तो ये नो फ्लो का पार्ट है। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, हमें डेटर से पैसा मिला है, तो ये इनफ्लो का पार्ट है। कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, हमारा पैसा क्या हुआ है जी, इसमें कोई फ्लो नहीं हो रहा, क्योंकि दोनों ही ये कैश और कैश इक्विवेलेंट का ही पार्ट था, तो इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, अगेन हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमारा कैश बैलेंस बढ़ गया और बैंक बैलेंस रिड्यूस हो गया। नेक्स्ट है इश्यू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर्स। अगर हमने बोनस शेयर्स इशू करें तो क्या होगा, अगेन कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कैश फ्लो पे, क्योंकि हमारे सिर्फ हमने अपने प्रॉफिट्स को जो है वो यूटिलाइज किया है, तो इसमें कैश के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। अगर हमने मार्केटेबल सिक्योरिटीज को बेचा फॉर कैश एट पार, अगेन कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि कैश और मार्केटेबल सिक्योरिटीज दोनों ही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। हमने फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया 25,000 रुपीज का, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो हमने इस साल डिक्लेयर किया उसे हम पे नेक्स्ट ईयर करेंगे। तो इस करंट ईयर में कोई भी इससे इनफ्लो या आउटफ्लो जनरेट नहीं हुआ। हमने बैड डेब्ट को राइट ऑफ कर दिया, किस चीज से, जो हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बनाया हुआ था उससे। इससे भी कैश के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो ये पैसा हमारा जाएगा, आउटफ्लो का पार्ट है। हमने करंट इन्वेस्टमेंट बेची, करंट इन्वेस्टमेंट आपको पता है कैश और कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, वो माइनस हो गई और कैश या बैंक इन दोनों में से कोई एक चीज हमारी ऐड हो गई, तो ओवरऑल कैश फ्लो पे कोई फर्क नहीं पड़ा। डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, जब बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा रिड्यूस हुआ है तो इसका मतलब इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट है। हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट अगर बढ़ा है तो हमने पैसा हमारे बिजनेस में आया है, तो ये इनफ्लो ऑफ कैश है। अगर हमारा कैश क्रेडिट डिक्रीज हुआ है तो पैसा गया है, ये आउटफ्लो का पार्ट है। क्लियर स्टूडेंट्स, इसे भी कीजिए कॉपी। और आप क्या देख रहे हो, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि सारी आइटम्स क्या थे, एक बार परफॉर्मा याद हो गया तो चीजें बहुत ज्यादा आसान हो रही हैं हमारे लिए। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग की इन डेप्थ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर।